Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lesson number 11 of Unit 3rd Newton's Law of Motions of class 11th. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये लेसन है और पेपर में दिस इज द बेसिकली एक डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और पेपर में जो इस तरह का क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का आपका डेफिनेटली आस्क किया जाता है। जैसा कि मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि जो यूनिट 3rd है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये यूनिट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट विल बी ऑफ नियर अबाउट 15 to 18 मार्क्स। एंड इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इस पूरे यूनिट को मैंने जो है 40 लेसन में डिवाइड किए है। 10 लेसन्स मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ। नाउ दिस इज लेसन नंबर 11, जिसके अंदर आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड द टॉपिक इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ये हमें प्रूव करना है कि क्या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रियल लॉ ऑफ मोशन है। यस, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। अब इसी ही चीज को हमें प्रूव करना है कि बताएं कैसे कि न्यूटन जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है इट इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। और पेपर में जो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये 3 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this question on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। कि प्रूव करें कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक रियल लॉ ऑफ मोशन है। तो अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कि इट इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन, तो 2 बातें आपको इसमें जो है इसमें क्लियर करनी होंगी एग्जामिनर को। पहला कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है इट इज़ टू बी कंटेन्ड इन द न्यूटन सेकेंड लॉ। दूसरा हमें ये प्रूव करना होगा कि जो न्यूटन थर्ड लॉ है इट इज आल्सो कंटेन इन द न्यूटन सेकेंड लॉ। तो चले हम प्रूव करते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। टू इस्टेब्लिश इट, अगर हम इस बात को प्रूव करना चाहते हैं, to establish it we will show that the Newton first law is contained in the सेकेंड लॉ। सबसे पहले तो हमें यही प्रूव करना होगा कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो जो है सेकेंड लॉ के अंदर कंटेन्ड है। सेकेंड हम प्रूव करेंगे कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ। ये 2 बातें हमें इसके अंदर प्रूव करनी होगी। क्या बताया? अगर आप इस बात को प्रूव करना चाहते हैं कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ है इट इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, तो आपको 2 बातें इसके अंदर प्रूव करनी है। पहला, जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो कंटेन्ड होगा सेकेंड लॉ के अंदर। सेकेंड, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है इट इज आल्सो कंटेन्ड इन द न्यूटन सेकेंड लॉ। तो सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा कि मैं कैसे अभी शो करूंगा कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है इट इज टू बी कंटेन्ड इन द न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ध्यान रखें, न्यूटन फर्स्ट लॉ को मैं कंटेन करने जा रहा हूं सेकेंड लॉ में। तो एज पर डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम बात करें, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट को प्रूव करूंगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, according to the Newton's second law of motion, अगर मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करूं तो व्हाट इज फोर्स? द फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर मैं ये कहूं कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज टू बी एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट मींस F इज इक्वल टू 0. If F is 0, it means M into A is equal to 0. As you know that mass is never equal to 0, it means acceleration is 0.
नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन अगर हम बात करें तो दैट इज dv बाय dt इज 0। अब dv बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज 0। अब ये दो ही कंडीशन में हो सकता है, पहला कि अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो या फिर वेलोसिटी आपकी 0 हो। दोबारा सुने, हमें प्रूव करना है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, वो रियल लॉ ऑफ मोशन है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको दो बातों को इसमें दिखाना होगा। पहला कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इट इज टू बी कंटेन्ड इन द न्यूटन सेकंड लॉ। दूसरा हमें यह दिखाना होगा कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है इट इज टू बी कंटेन्ड इन द न्यूटन सेकंड लॉ। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं जिसमें हम शो करेंगे कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इट इज टू बी कंटेन्ड इन द न्यूटन सेकंड लॉ। तो अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ को लेके चलेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर मैं ये मान के चलूं इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज टू बी एक्टिंग ऑन द बॉडी तो F इज 0, इट मींस m into a इज इक्वल टू 0। अब as you know that mass is never equal to 0, it means acceleration is 0. Now what is acceleration? Rate of change of velocity with respect to time. तो dv by dt is 0. अब dv by dt दो ही कंडीशन में 0 हो सकता है। dv by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दो ही केसेस में 0 हो सकता है। सबसे पहला केस या तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो, दूसरा या फिर वेलोसिटी आपकी 0 हो। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट मींस, अब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती रहेगी अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। सेकंड, वेलोसिटी का 0 का मतलब है, इसका मतलब बॉडी क्या है? रेस्ट पे है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारा कहीं ना कहीं कंटेन होता हुआ नजर आ रहा है न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर। कैसे? क्योंकि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट थी, इसने कहा था एवरी बॉडी विच इज टू बी एट रेस्ट इज कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, or if it is to be moving with a uniform motion it is continue to be moving with a uniform motion unless or until an external force is applied on it। इसने क्या कहा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो कंटिन्यूस रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो वो एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलती रहेगी अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो यही हमें यहाँ पे ये कह रहा है, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट आया जब हम न्यूटन सेकंड लॉ को लेके चले तो हमारा जो रिजल्ट आया वो ये आया, वेलोसिटी या तो कांस्टेंट है या फिर वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही यही है कि वेलोसिटी नेवर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। दूसरा, वेलोसिटी 0 का मतलब है कि बॉडी रेस्ट पे है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो कंटिन्यूस रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो इसका मतलब न्यूटन, हम सेकंड लॉ को लेके चले थे, फर्स्ट लॉ हमने बाहर निकाल दिया, इसका मतलब फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द न्यूटन सेकंड लॉ। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द न्यूटन सेकंड लॉ, कि जो आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है इट इज आल्सो कंटेन्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ। तो अब न्यूटन के थर्ड लॉ को कंटेन कराने के लिए सेकंड लॉ के अंदर, पहले मैं आपको न्यूटन थर्ड लॉ की डेफिनेशन बता दूं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी आप किसी बॉडी पे कोई एक्शन करोगे तो वो बॉडी भी आप पे एक रिएक्शन करेंगे, एंड दीज एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। दोबारा सुने, न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मीन्स जब भी आप किसी बॉडी पे कोई एक्शन करोगे तो वो बॉडी भी आप पे एक रिएक्शन करेगी, एंड दीज एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो हम अब प्रूव करेंगे कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है इट इज टू बी कंटेन्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जो फोर्स होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा ये डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स आपने इसके ऊपर अप्लाई किया। इट मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय
dt। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं यहां पर एक आइसोलेटेड सिस्टम ले रहा हूं कि थर्ड लॉ को कंटेन करना चाहता हूं मैं किसके अंदर, सेकेंड लॉ के अंदर। तो मैं यहां पे एक आइसोलेटेड सिस्टम ले रहा हूं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम? ए सिस्टम विच इज फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल इफेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मैं दो बॉडी ले रहा हूं, दिस इज द बॉडी ए एंड दिस इज द बॉडी बी। ये मैंने दो बॉडी इसके अंदर ली, कौन कौन सी? एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया और ये आइसोलेटेड सिस्टम दो बॉडी को कंटेन कर रहा है, दिस इज द बॉडी ए एंड दिस इज द बॉडी बी, एंड इट इज टू बी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज एंड लेट देम कोलाइड विद ईच अदर। अब जब कोलिजन होगा तो एक बॉडी जो है वो बी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। अब मैं कहता हूं कि ए बॉडी ने बी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाया वो था आपके पास एफ ए। लेट एफ ए बी द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए। कितना फोर्स लगाया? एफ ए। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं कहता हूं कि ए बॉडी ने बी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है। अब बी बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगा तो जिसके ऊपर लगा उसको पहले लिखेंगे, जिसके द्वारा लगा उसको बाद में लिखेंगे। तो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया, इसका मतलब किसके ऊपर लगा? दैट इज बी के ऊपर लगा ए के द्वारा। तो एफ बी ए, एफ बी ए वो फोर्स है जो बी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, किसके द्वारा? ए के द्वारा अप्लाई किया गया। तो इसका मतलब एफ बी ए को मैं एक्शन कहूंगा। दोबारा सुने, मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम ले रहा हूं और इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मैं दो बॉडीज ले रहा हूं, these are the two bodies A and B and it is to be moving with the different velocities. अब let the body will collide with each other. जब दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी तो they will exert a force on each other during mutual interactions. अब A बॉडी ने B के ऊपर फोर्स लगाया जिसको मैं एक्शन का नाम दे रहा हूं। तो किसके ऊपर लगा? B के ऊपर लगा A के द्वारा। तो एफ बी ए क्या है? एक्शन है। इसी तरह अब B बॉडी भी A के ऊपर फोर्स लगाएगी, किसके ऊपर लगाएगी? ए के ऊपर लगाएगी। कौन लगाएगा? बी लगाएगा। तो इसको मैं बोलूंगा एफ ए बी, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। दोबारा सुने, एफ बी ए का क्या मतलब है कि बी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा, किसके द्वारा? ए के द्वारा। तो एफ बी ए, जिसको मैं एक्शन कहूंगा, ये एक्शन हुआ, दिस इज कॉल्ड एक्शन। और अब मैं कह रहा हूं कि ए बॉडी के ऊपर फोर्स लगा बी के द्वारा, तो दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। तो मुझे प्रूव करना है कि भाई जो एक्शन है वो इक्वल एंड अपोजिट टू क्या होता है? रिएक्शन। मुझे क्या प्रूव करना है कि जो एक्शन है इट विल इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। मींस हमें प्रूव करना है एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। अब मैं न्यूटन सेकंड लॉ को लेके चलूंगा और न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो मैं कहूंगा कि थर्ड लॉ इज कंटेन इन द सेकंड लॉ। दोबारा सुने, मुझे प्रूव करना है एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। तो मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लेके चलूंगा और अगर सेकंड लॉ के अंदर से मैं थर्ड लॉ निकाल देता हूं तो मैं कहूंगा कि थर्ड लॉ इज कंटेन इन द सेकंड लॉ। तो चले सेकंड लॉ की हेल्प लेंगे। अब जब ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगी, दे विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर, इट मींस बॉडी के मोमेंटम में चेंज आएगा। तो अगर हम बात करें चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। नाउ व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? ध्यान से देखिए, चेंज इन मोमेंटम हो गया आपके पास फोर्स इनटू टाइम। चेंज इन मोमेंटम एफ क्या होता है? डीपी बाय डीटी। अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा कि उसकी वैल्यू 1 है, तो एफ डीपी इज इक्वल टू एफ इंटू डी। मैं कहता हूं कि बी के, जब ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया तो बी के मोमेंटम में चेंज आया। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी वो कितना होगा? फोर्स इंटू टाइम। कितना होगा? फोर्स इंटू टाइम। तो टाइम है dt, फोर्स। अब किसके ऊपर फोर्स लगा है? बी के ऊपर फोर्स लगा है। और किसने लगाया है? ए ने लगाया है। तो इसका मतलब एफ बी ए। इसी तरह चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। अब जब ए ने बी के साथ स्ट्राइक किया तो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया, बी के मोमेंटम में चेंज आया। बी के ऊपर फोर्स लगा था तो बी किसने लगाया? ए ने।
इसी तरह सेम मैनर से बी भी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा तो ए के मोमेंटम में चेंज आएगा। फिर दोबारा से फोर्स इनटू टाइम, तो एफ ए बी इंटू डी टी, क्योंकि किसके ऊपर लगा, ए के ऊपर लगा, किसके द्वारा, बी के द्वारा। तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। अब जैसा कि कोई भी एक्सटर्नल, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये जो इवेंट हुआ है ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हुआ है, बाहर से कोई भी फोर्स हमने इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया है, तो इसका मतलब द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। तो अगर टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जीरो है तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम इन बॉडी ए प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, दैट विल बिकम इक्वल टू जीरो। दोबारा सुने, अब ये जो इवेंट हुआ है ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हुआ है, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं अप्लाई किया गया। इट मींस जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है ऑफ द सिस्टम दैट इज जीरो। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए, इन दोनों का सम क्या होगा, जीरो। इट मींस एफ बी ए इंटू डी टी प्लस एफ ए बी इंटू डी टी, दैट विल बिकम इक्वल टू जीरो। इट मींस एफ बी ए इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी इंटू डी टी, डी टी से डी टी कट गया, तो इसका मतलब जो एफ बी ए की वैल्यू आई वो माइनस एफ ए बी की वैल्यू थी। नाउ व्हाट इज एफ बी ए, ध्यान से देखें, एफ बी ए इज एक्शन। नाउ व्हाट इज एफ ए बी, दैट इज रिएक्शन। तो इसका मतलब जो एक्शन है दैट विल इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, कि एक्शन और रिएक्शन जो है दे आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्टिंग इन पेयर्स। तो मैं क्या लेके चला था, न्यूटन का सेकंड लॉ लेके चला था और थर्ड लॉ को मैंने बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब थर्ड लॉ इज कंटेन इन द न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसका मतलब हमने दोनों लॉ, कौन कौन से, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो भी मैंने न्यूटन सेकंड लॉ से निकाला, और जो न्यूटन का थर्ड लॉ था वो भी मैंने न्यूटन के सेकंड लॉ से निकाला। इसका मतलब फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसीलिए जो है न्यूटन सेकंड लॉ को हम रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। सो दिस इज द आर्टिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, और पेपर में जो इस तरह के आर्टिकल्स हैं ये आपके 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इस तरह के जो आर्टिकल्स है वो करने में प्रॉब्लम ना आए, that's why I am here making the video on this article, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals, articles, if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।